हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? मैं हूं गौरव काबरा और आज एक बहुत ही दिलचस्प क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम। इट्स अ न्यू बैच एंड इस बैच में हम इंटरमीडिएट लेवल की कॉस्टिंग पढ़ना शुरू करेंगे। आज से ही शुरू कर देंगे और बहुत मजा आने वाला है इस पूरी क्लास में। आज की क्लास वैसे बेसिक्स होगी, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। आपको और कोई भी नोट्स वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको एक कॉपी चाहिए, पेन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो पहला तो मुझे पता है ये क्वेश्चन आने ही वाला था, तो यस द क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड कि भाई कुछ नहीं चाहिए। आज एकदम बस खुले मन से आइए। आज सिर्फ ये देखने आइए कि यार कॉस्ट में है क्या, इतना क्या आपने सुन लिया इस सब्जेक्ट के बारे में और इतना क्या है इस सब्जेक्ट में। आज कई सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इधर उधर के बहुत सारी बातें करेंगे हम एंड वी विल ट्राई टू डिकोड व्हाट इज देयर इन दिस सब्जेक्ट। क्लियर? तो इस चीज की हम शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जो भी जुड़ रहे हैं अपने साथ में, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एकदम सुबह सुबह का वक्त है एंड बच्चे धीरे धीरे जुड़ेंगे हमारे साथ में। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। एंड हाँ जी, बात यह है कि आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं कॉस्टिंग, ये हमारा फॉर्मली एकदम फर्स्ट लेक्चर ही माना जाएगा। आज इस लेक्चर का बैकअप आपको मिल जाएगा 2-3 घंटे के अंदर हमारे ऐप के अंदर। और यूट्यूब पे तो खैर ये लाइव हो रहा है फिलहाल, तो यूट्यूब पे तो ये रहेगा ही। इसके अलावा आपको बैकअप भी मिलने शुरू हो जाएंगे इन दी ऐप। फॉर दोज हु आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम और अभी इंटरमीडिएट का सोच रहे हैं कि सर इंटरमीडिएट की तो अभी क्लासेस शुरू भी नहीं करी, तो आपको बता दूं कि फरवरी में यूजुअली क्लासेस शुरू कर देने का सही वक्त है। हम अपने एकदम सही वक्त पे ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। सो द क्लासेस हैव बिगन राइट नाउ। These classes are relevant for November-December term, यानी कि अगर आपका एग्जाम या तो नवंबर या तो दिसंबर में है तो आपको इन क्लासेस के बारे में ही जानकारी रखनी है एंड ये आपके लिए एकदम करेक्ट सेट टाइम पे है। मेरी क्लासेस जो कॉस्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, ये होंगी सुबह 8 बजे से लेकर के मैक्सिमम 10 बजे तक। तो 1.5 से 2 घंटे की मैक्सिमम क्लास होगी और उतनी देर में ही बस आप कॉस्टिंग मेरे साथ में लाइव कर पाएंगे। लाइव सर क्या यूट्यूब पे ही होता रहेगा? जवाब है जी नहीं। यूट्यूब पे शुरुआत की 4-5 क्लास कुछ जाएगी एंड उसके बाद में वी विल गो टू अवर ऐप में सारी की सारी क्लासेस कर रहे होंगे। लगभग 65-70 क्लास लगती है कॉस्ट को कंप्लीट करने में। तो यस, इट इज अ बिग टास्क टू कंप्लीट एंड बहुत कुछ हमें सीखना है। क्लियर? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके ओके, तो शिवाजी बोल रही है सर मेरा नहीं हुआ एग्जाम क्लियर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ओके ठीक है, विल सी कि क्या कैसे रिपेयर हो सकता है, विल रिपेयर दैट। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सर। नजफ मिर्जा, बहुत बढ़िया नजफ, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग संस्कृति, गुड मॉर्निंग ऋषिकेश, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। चलिए शुरुआत कर लेते हैं फिर। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी हिट द रिकॉर्ड बटन। ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे इंटरमीडिएट लेवल की कॉस्टिंग की क्लासेस एंड यस, मैं हूं गौरव काबरा और हम लोग शुरू करने वाले हैं आज अपने इस बहुत ही सिंपल से सब्जेक्ट को। आप कहेंगे सर ये क्या इंट्रो है, एकदम सिंपल सा सब्जेक्ट, मतलब कॉस्ट इतना ही सिंपल है क्या? कुछ भी नहीं है क्या इसमें पढ़ने को? तो देखो, आप पहले दिन आए हो पढ़ने, तो मैं तो झूठ तो नहीं बोलूंगा, पढ़ने को तो बहुत है। There's a lot to explore and costing probably ऐसा एक सब्जेक्ट है जो शायद आपके IQ लेवल्स को भी शार्प कर देगा। यस यस, एकदम सही सुना आपने कि सर ये IQ को शार्प कर देगा। आप कुछ ज्यादा ही नहीं फेंक रहे हो? नहीं, एकदम भी नहीं है। हम जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स को अगर हम देखें, अकाउंट्स बोल लो, टैक्स बोल लो, जितना भी बोल लो, उन सारी जगह ना आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को चैलेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, यहां पे इंटेलेक्चुअल स्किल्स को चैलेंज किया जाएगा। व्हाई? बिकॉज कॉस्टिंग एंटायर सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन 2 मेजर सब्जेक्ट्स और आई वुड से स्ट्रीम ऑफ नॉलेज, जिसमें पहला है ऑब्वियसली मैथमेटिक्स। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का यहाँ पे इंक्लूजन रहता ही है। आप बोलेंगे सर कितना मैथमेटिक्स है, प्लीज आप ना लिमिट बना दो, क्योंकि मैथ्स में सबकी हालत कैसी रहती है सबको पता है। तो मैं बता दूं, मैथ्स का हमें ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस इनटू डिवाइड करना आना चाहिए। इसके अलावा हल्का सा एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप इतना कर पाते हैं बहुत बढ़िया, नहीं कर पाते हैं वापस से सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी शुरुआत करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, वी विल लर्न इट अगेन। मैथ्स का एप्लीकेशन थोड़ा बहुत कॉस्ट में रहता है। इसके अलावा कॉस्टिंग में ना पूरा का पूरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाता है आपको। आप कहेंगे सच में मजाक कर रहे हो? मैंने नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं। एंड सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अब जैसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसमें बोलते यही है, देखो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। सबकी इंट्रो लाइन यही होती है, करेक्ट। और मैं भी पढ़ाऊंगा तो मैं भी यही इंट्रो लाइन दूंगा कि यार स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ोगे तभी जाकर के बिजनेस कर पाओगे। बट
लेट मी बी वेरी क्लियर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अपनी जगह है, वो आपको थ्योरेटिकल कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाता है जिन कॉन्सेप्ट्स को सीख करके आपका डेफिनेटली बिजनेस में हेल्प होता है, बट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह है, प्रैक्टिकल कई सारी कैलकुलेशंस अपनी जगह है। बिजनेस कैसे चलता है, कैसे किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट होती है, ये एक कोर एरिया है किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने का, एंड यही सब हम कॉस्टिंग में सीखते हैं। कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमारा, मैं कहूंगा, ज्यादा कुछ काम नहीं है। हमारा काम बस इतना है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को पकड़े और उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर लें, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा हमारे इन क्लासेस जो हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, इनके बारे में एक ब्रीफ आपको एक आइडिया दे देता हूं, दैट आपको थोड़ा सा ना ऐसा ये क्लासेस और बाकी जो आप क्लासेस जितनी भी करोगे ना, जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स की, उनमें हो सकता है एक डिफरेंस नजर आए। डिफरेंस ऑब्वियसली टीचर टू टीचर बदलता रहता है, तो वो तो होगा ही। इसके अलावा अपनी ये क्लासेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली है। इसका मतलब मैं, क्योंकि यहाँ पे अपने स्टूडियो से ये क्लास लेता हूँ, तो ऑल द टाइम आई विल बी टॉकिंग टू माई कैमरा। यस, अभी बहुत अटपटा लग रहा होगा आपको सुनने में कि 1 मिनट आप कैमरे से बात कर रहे हो इतनी देर। हाँ जी, मैं कैमरे से बात कर रहा हूं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको फुल टाइम तक ये फील होगा कि भैया हमें देख करके पढ़ा रहे हैं और हमारे सामने बैठ करके पढ़ा रहे हैं। तो ये स्टूडियो मोड में जब क्लास होती है तो इसका फील बहुत अलग होता है। आप लेक्चर लाइव करो या फिर रिकॉर्डेड करो, इट डजंट रियली मैटर, लेकिन आपका अटेंशन फुल टाइम क्लास में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मेरा भी अटेंशन फुल टाइम क्लास में है। कोई इधर उधर नहीं है यार बात करने को, किसी से बात करते हुए ये वो मजाक ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। करेक्ट, यहाँ पे मस्ती मजाक क्लास का अलग है, लेकिन इसके अलावा नो मोर डिस्ट्रैक्शंस। इसका मतलब आप ये मान करके चलो कि भले ही आप मेरे साथ 90 मिनट्स बैठो, 100 मिनट्स बैठो, 120 मिनट्स भी बैठो, आप शायद उस पूरी देर अपने दिमाग को पूरा यूटिलाइज कर रहे होंगे। अक्सर स्टूडेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि सर आपकी एक क्लास करते हैं ना, तो एक क्लास करने के बाद मजा बड़ा आ जाता है, लेकिन सर मतलब थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि यार आज बड़ी मेहनत हो गई। दैट इज वेरी ट्रू। मैं यहाँ पे आपको बैठाऊंगा और आपसे क्लास करवाऊंगा तो मेहनत तो खूब होगी, एंड खूब मेहनत से डरते कौन है यार। अब हम लोग यहाँ इस लेवल पे पहुंचे हैं तो इस लेवल पे आकर के मेहनत से डरते नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट्स मिलने चाहिए, तो वो सर जरूर मिले। रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो पिछले ही टर्म जब रिजल्ट्स आए तो 95 जैसे स्कोर्स अब स्टूडेंट्स लाने लग रहे हैं, तो अब मुझे बहुत ज्यादा ना ऐसे अंदर से अच्छा लगने लग गया है कि जैसे जैसे हम अपकमिंग बैचेस पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये 95 का भी स्कोर टूटेगा और हाईएस्ट स्कोर और हाईएस्ट बेटर और बेटर स्कोर्स आते रहेंगे, एंड आप सभी से उसके लिए उम्मीद है। सो यस, बकअप, और यहाँ से हम लोग शुरू कर देंगे अपने इस सफर को। आज की इस पहली क्लास को लेकर के, जो कॉस्ट की अपनी पहली क्लास है, इसको लेकर के जो भी छोटी मोटी आपके दिमाग में बातें हैं उनको मैं एड्रेस कर देता हूं। नंबर 1, आज आपको बुक की जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज बुक ज्यादातर केसेस में डिस्पैच हो चुकी होंगी और डिस्पैच हो चुकी है, अदर देन दोज हु हैव जस्ट एनरोल्ड 1-2 दिन पहले तक। 1-2 दिन पहले तक अगर आपने किया तो हमारी तरफ से डिस्पैच भी नहीं हुआ, वीकेंड्स थे तो डिस्पैच होगा एंड उसके बाद आप तक बुक्स पहुंच जाएंगी। बट जिनके पास में बुक्स पहुंच गई हैं चैट में मुझे बता दीजिए, एंड इसके अलावा जिनके पास में भी बुक्स पहुंची नहीं भी हैं, डोंट वरी, आज की क्लास आप बिंदास कर पाओगे। इसके अलावा भैया कल की क्लास का क्या होगा? कल हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो आज तो बेसिक क्लास है, फिर कल हम लोग एक चैप्टर में जाएंगे तो उस चैप्टर के नोट्स आपको टीम पहुंचा देगी। आप चिंता मत करो, मेरी टीम आपसे ज्यादा आपकी टेंशन करती है, ठीक है? तो आपको कभी भी कोई भी चीज की तकलीफ आएगी उससे पहले आप देखोगे कि हाँ यार, मतलब गौरव सर की टीम ने ना ऑलरेडी भेज दिया है सब चीजों को, तो नोट्स को लेकर के एकदम चिंता मत करो। मेरे ख्याल से आज की क्लास का भी आपके पास मैसेज आया होगा कि सर आज जो लाइव क्लास है उसके लिए जरूर से आ जाना, टाइम इंटीमेट क्या होगा, लिंक मिला होगा आपको, करेक्ट? तो इस तरह से हम लोग हमेशा काम करते हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच है हमारा, एंड ऑब्वियसली आपके सारे क्वेरीज एंड एवरीथिंग, आपका सारा क्वेरी एकेडमिक जो भी सपोर्ट आपको चाहिए, वी हैव अ सिंगल सर्विस नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर है हमारा, on which you already are a contact of, वो है 7596941141 वाला नंबर, एंड उसी नंबर पे आप कोई भी तरह की अपनी समस्या लिखेंगे तो उसका आपको जवाब मिल जाएगा। फिलहाल अगर कोई सवाल है, जो लाइव अटेंड कर रहे हैं वो शायद एक प्रॉक्सी बन करके बाकी सबके कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो पूछ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है देन वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास ऑफ कॉस्टिंग विद माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स जो कि कॉस्टिंग के पूरे आपके सब्जेक्ट को बहुत आसान बनाएंगे। वैसे कॉस्टिंग को ना हमेशा मैं जब पढ़ाता हूं तो यही बोलता हूं कि यार कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बनिया बना देगा। आप बोलेंगे अरे हमारा जाति चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कोई
कोई भी कास्ट में नहीं जा रहा, कास्ट सिस्टम वगैरह में मैं मानता भी नहीं ज्यादा, लेकिन बनिया वो ट्रेडर क्लास है यार, वो बिजनेस क्लास है जो एक जमाने में इंडिया में ना मर्चेंट्स और जितने भी लोग हुआ करते थे ना उनको बोलते थे बनिया, करेक्ट। वहां से वो बनिया चलते आ रहा है, आज कहीं खो गया वो डेफिनेशन। आज की डेट पे वो डेफिनेशन मुझे जो समझ में आता है, कास्ट वाइज नहीं, पर मुझे समझ में आता है कि जिनको धंधा समझ में आता है वो बनिया है। हाँ जी, अश्नीर ग्रोवर वाला स्टाइल है एकदम, जिसको धंधा समझ में आता है वो बनिया है। और आपको धंधा अगर आज तक समझ में आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो आज से धंधा समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैं अपनी क्लास में बहुत ज्यादा एग्जांपल्स लेता हूं, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं इन द पास्ट और प्रीवियस बैचेस, वो आपको यही बोलेंगे गौरव सर के जा रहे हो तो मतलब दिन भर एग्जांपल खत्म ही नहीं होंगे। दैट इज ट्रू। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं लेता हूं जो ना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सोचने में, सीधे साधे एग्जांपल्स होंगे, आपको पता रहेगा अच्छा ये एग्जांपल तो हमारे साथ होता है, एंड उन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर चर्चा चलती रहेगी एंड यू विल लर्न मोर एंड मोर अबाउट बिजनेस। तो बनिया बनाने का अपना टारगेट है, कॉस्ट में बढ़िया नंबर लाने का अपना टारगेट है, इसके अलावा और कोई टारगेट नहीं है। हाँ, थोड़ा लाइट रखने का एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। हम कभी प्रेशर नहीं लेने वाले, कभी भी प्रेशर फील होगा आप मुझे रोक सकते हैं कि सर बहुत प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज अपने एकदम लाइट रखेंगे क्लास को और खूब मजे से कॉस्टिंग पढ़ाई करेंगे। अभी फिलहाल चैट संभाल लेता हूं मैं, अगर चैट में कोई है जिसका है। ओके, फैंटास्टिक स्टडी मटेरियल, ओके, गॉट बुक्स 2 days ago, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं विथ रिस्पेक्ट टू सिलेबस। तो सिलेबस में देखो, अभी अगर कोई सिलेबस कभी भी कोई चेंज होता है, कुछ भी होता है, तो द मटेरियल दैट हैज बीन सप्लाइड टू यू, उन मटेरियल के अलावा हो सकता है आपको कुछ कभी कभार हैंडआउट्स मिले। नाउ दैट इज एंटायरली डिपेंडेंट कि सिलेबस चेंज हुआ नहीं हुआ। इसके अलावा अपडेटेड मटेरियल भी कई लोगों को मिलेंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हो सकता है कि अपडेटेड मटेरियल मिले, थोड़े बहुत डिफरेंसेस इधर उधर मिले, सब चीज को हम ध्यान रखेंगे, आप उसकी चिंता एकदम भी मत करना, करेक्ट। तो उस चीज को लेकर के निष्फिक्र रहिए। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे बेसिक क्लास को, और चलिए अब पढ़ाई शुरू कर देते हैं टेक्निकल गुरुजी के अंदाज में, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आइए भाई, आज हम लोग, पहले तो मैं आपको सबका वेलकम कर देता हूं। कॉस्टिंग की हमारी पहली क्लास है, एंड इस कॉस्टिंग की पहली क्लास के साथ साथ हम लोग कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो ये है कि अपने कॉस्ट के सब्जेक्ट में भैया ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ठीक है। सीधे एकदम बैंग ऑन टू द पॉइंट, भैया किस लिए पढ़ रहे हैं ये बताओ। तो देखो, हम किस लिए पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग को, उसका एक ही रीजन है कि हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं अपने फैक्ट्री में या फिर अपने बिजनेस में, हम उनका कॉस्ट और सेलिंग प्राइस एसर्टेन करना चाहते हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूं, एकदम पहला कैलकुलेटर। मान लो मेरी फैक्ट्री में मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं, तो ये कैलकुलेटर बनने का कुछ तो खर्चा लगा होगा। आई वुड लाइक टू एसर्टेन दैट। तो मुझे किसी भी प्रोडक्ट का ये पता करना है कि उसका कॉस्ट क्या है। एक बार मुझे कॉस्ट पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली उसके आगे मैं उसका सेलिंग प्राइस पता करना चाहूंगा। अब किसी भी बिजनेस में ये दोनों अगर आपके सेट हो गए तो आपका टेंशन खत्म, प्रॉफिट कितना आएगा क्या आएगा, फिर बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं। पर शुरुआती तौर पे ये दो चीजें चाहिए। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे जो हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम शुरुआत करेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे कि ये सब होता कैसे है, ठीक है। तो फिलहाल अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं भी लिखना चाहते तो मत लिखिए, क्योंकि आज की क्लास बेसिक्स है, ये आगे बहुत बार रिपीट होगी। बट दोज हु वांट टू राइट, आइए स्ट्रक्चरली नोट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आज आप लिखिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हेडिंग दीजिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पहला पॉइंट लिखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। दूसरा है एसर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड एसर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, जो मैं सीपी और एसपी भी बोलूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, चलेगा ना आपको? सीपी एसपी, इनको एसर्टेन करना। अब आप बोलेंगे हाँ इसमें क्या है, एकदम सिंपल है।
एकदम सिंपल है ना। तो आओ एक ऐसा एप्लीकेशन करते हैं जिस एप्लीकेशन के बेसिस पे आप मुझे बताना कि मेरा खुद का प्रॉफिट क्या है। ठीक है, अब बात एकदम मस्त। भैया आप सीधा अपने पे एग्जांपल ले रहे हो क्या? हाँ मेरे पे एग्जांपल ले लो। मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके लिए मैंने कुछ मटेरियल आपको दिया है। ठीक है, आप खुद ही में एक अंदाजा लगाओ कि मेरे क्या क्या खर्चे होंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे क्या क्या खर्चे होंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं कि मेरा मटेरियल कॉस्ट एक बार के लिए मान लेते हैं 500 रुपीज का है। ठीक है, इसके अलावा मटेरियल मतलब जो स्टडी मटेरियल आपको पहुंचता है, इसके अलावा मान लो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो खर्चे हैं वो भी 500 रुपए के हैं। एक बार मान लेते हैं, एक बार सिर्फ टेक्नोलॉजी मतलब ये जो एनक्रिप्शन ऐप वगैरह मेंटेनेंस है वो सब मान लेते हैं एक बार 500 रुपीज है। एंड मेरा एक बार मान लेते हैं सेलिंग प्राइस है 6000। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि मेरा कॉस्ट एसरटेन अगर आप करो सर्विस का तो कितना आएगा, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट। दिमाग लगाइए, अगर आपके दिमाग में 1000 का फिगर आ रहा है तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए, दैट इज नॉट द कॉस्ट। अगर आपके दिमाग में 1000 आ रहा है तो यार वो सही नहीं है। आप बोलेंगे क्या क्या दोगला बनाइए हैं, खुद लिख रहे हो 500 500 के दो खर्चे, तो 500 प्लस 500 तो 1000 ही होता है, इसमें क्या गणित लगाना है। बस यही कॉस्ट आपको पहली चीज सिखाना चाहता है कि आपको जो खर्चे दिख रहे हैं ना, सिर्फ जरूरी नहीं है वही खर्चे लगते हैं। एब्सोल्युटली बैंग ऑन, सीधे पॉइंट पे बात कर रहे हैं भैया। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, अरे एग्जाम्पल मैं देता हूं ना, आप समोसा खा रहे हो, समोसा 15 रुपए का, आप बोल रहे हो अरे इसमें 15 रुपए जैसा है ही क्या, बाहर मैदे की लेयरिंग है, अंदर आलू का मसाला है, और क्या है इसमें, थोड़ा फ्राई किया है, तेल वेल का खर्चा लगा होगा, बस आपको उतना ही दिखा ना। मतलब आपको खर्चे वही दिख रहे हैं जो आपको दिखाई एक्चुअल में दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी खर्चों का क्या जी भैया? बाकी खर्चे मतलब जहां से समोसा आपने खरीदा, दुकान रही होगी तो दुकान का भाड़ा वगैरह, हाँ दुकान का भाड़ा वगैरह। इसके अलावा जो हलवाई उसको तल रहा है उसका पैसा। अच्छा, जिस अकाउंटेंट ने आपका बिल बनाया ना, जो कैशियर बैठा है जिसने आपका बिल बनाया, उसकी सैलरी। अच्छा, लाइट पंखे के नीचे बैठ करके आप खा रहे थे, वो लाइट पंखा का बिल। अरे भैया क्या बोल रहे हो, ये सारी चीजें उसमें एब्जॉर्ब्ड है क्या? एब्सोल्युटली ट्रू, यस एकदम सही है। अगर मैं अपने भी खर्चों की बात करूं तो आप बोलोगे सर आपके बिजनेस में ये दो ही खर्चे हैं। नहीं, दो खर्चे नहीं है। क्लियरली देयर इज अ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज। इसके अलावा वी हैव द रेंट ऑफ द स्टूडियो, वी हैव सैलरीज टू पे। सो ऐसे में हमारे खर्चे जो है वो ऐसा नहीं, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली, तो एक हमारे खर्चे में सिर्फ वो खर्चे नहीं है जो खर्चे आपको दिख रहे होते हैं, इसमें वो भी खर्चे आते हैं जिसमें दिख नहीं रहे लेकिन चार्ज आपसे ही किए जाएंगे। अरे भाई हम कहां से लाएंगे, आप बताओ मुझे, मैं अपना रेंट कहां से लाऊं, मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा कहां से लाऊं, और मैं अगर कोई स्टाफ को सैलरी दे रहा हूं तो वो सैलरी कहां से लेके आऊं, अपने जेब से? नहीं, इन सारी चीजों को मैं अकाउंटिंग कोई ना कोई तौर तरीका है, मैं करूंगा ऐसा हिसाब कि सब का सब मैं आपसे चार्ज करूं। आप उस मिठाई वाले का एग्जांपल ले लो जो समोसा तल रहा है, यार वो समोसा ही बिकता है, उसको मालूम है हमारा समोसा खाते हैं लोग, करेक्ट। तो वो जितना भी स्टाफ है, जितना भी फर्नीचर है, जितनी भी मशीनरी है, उनका डेप्रिसिएशन है, इन सारी चीजों का छोटा करके एक अमाउंट बनाएंगे और वो अमाउंट चार्ज किस पे करेंगे, उन्हीं समोसों पे। यानी नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो आउट एंड हैव अ समोसा तो याद रखिए उसमें सिर्फ आलू के पैसे आप नहीं दे रहे हो, उसमें सिर्फ उसके बाहर की लेयरिंग के पैसे नहीं दे रहे हो। यू आर पेइंग फॉर समवन सैलरी, यू आर पेइंग फॉर लैंडलॉर्ड्स रेंट, यू आर पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू आर पेइंग फॉर एवरी सिंगल थिंग। बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? पहली बात, क्या ये बात समझ में आई आपको? ओके, तो यहाँ पे बच्चे 1000 में फंस गए थे एक बार तो, लेकिन मैंने बचा लिया भाई, ऐसा नहीं है। अब यही रीजन है कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यार नुक्कड़ पे जो चाय मिलती है ना, नुक्कड़ पे जो चाय मिलती है वो मिलती है मान लो 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की मैक्सिमम। अच्छा अच्छी जगह पी लो यार 30 रुपए की। पर अगर आप मॉल में जाकर के चाय जंक्शन या फिर कहीं और चाय पी रहे हो 50 रुपए से, तो मिनिमम स्टार्टिंग। भैया ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है उनका मतलब वो ज्यादा चार्ज करना चाहते हैं, उनके खर्चे इतने ज्यादा हैं यार। वो मॉल में बैठे हैं, एयर कंडीशन की पूरी यूटिलाइजेशन है एयर कंडीशनिंग की, ऐसे में इनके खर्चे इतने ज्यादा है यार, उनके स्टाफ वेल ट्रेंड है,
ठीक है ना। चाय वाले को आपने अंग्रेजी में कुछ कहा, जवाब आएगा क्या? नहीं आएगा। करेक्ट, वो बोलेगा भैया कुछ हिंदी में बोल दो। और वहीं पे अगर आप जाते हो मान लो चाय जंक्शन या फिर कहीं पे भी, करेक्ट, टी जंक्शन, चाय जंक्शन क्या है, टी जंक्शन जाते हो और वहां जाकर के चाय पीते हो, तब फिर भाई वहां तो एकदम प्रॉपर अंग्रेजी में बात कर रहे हैं स्टाफ, मतलब स्टाफ भी इतना वेल ट्रेंड है, उसके बाद उनके यूनिफॉर्म्स हैं, बहुत कुछ है, तो बहुत ऊपर के खर्चे बांधे हुए हैं भैया। तो इसी वजह से उनके ऊपर के खर्चे बांधे हुए होने की वजह से 50 रुपए की तो मिनिमम चाय हो जाती है वहां पे। अब मेरे ख्याल से आप को रिलेट कर पाओगे कि ओके वी हैव गॉट द पॉइंट। हमेशा जो हमको दिखता है ना कि यार इसमें ना इन लोगों का मार्जिन बहुत है, नहीं नहीं, मार्जिन कुछ नहीं, खास नहीं है, ज्यादा तो इनके खर्चे हैं और उनको उन सारे खर्चों को कैलकुलेट करना पड़ता है। यू हैव हर्ड इट राइट, हमको अपने सारे खर्चों को कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर? अब समझो मेरी बात, इसमें हम पहले टॉपिक को यहां पे शुरू कर रहे हैं जो कि है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस में देखो, पहला एक इक्वेशन लिखो, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट्स, जिन्हें हम एक और नाम देना चाहेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, सारे के सारे जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इसके अलावा और सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिन्हें हम कहते हैं ओवरहेड्स, जिन्हें हम कहते हैं ओवरहेड्स। सो दो तरह के खर्चे मैंने बताए यहां पे आपको, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को कहते हैं प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट को कहते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब ही क्या हो गया? ऊपर के खर्चे। एग्जाम्पल सारे के सारे इस कैलकुलेटर पे अब ले लेते हैं। कैलकुलेटर बना है, डू यू फील द प्लास्टिक बॉडी? यस वी डू। ये प्लास्टिक बॉडी, ये प्लास्टिक पूरा जो मटेरियल इस पे यूज हुआ है, द कीज दैट हैज बीन यूज्ड एंड एवरी सिंगल थिंग इज अ डायरेक्ट मटेरियल। हमें दिख रहा है, हमें पता है कि इस पे ना इन सारी चीजों का खर्चा हुआ है, प्लास्टिक बॉडी का, बटन्स का और सब चीजों का। इट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। इसके अंदर भी एक चिप सेट रहा होगा, बैटरी रही होगी, वो सारी चीजों का खर्चा समझ में आता है, वो डायरेक्ट है, हमें नजर भी आ रहा है, हम फील कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट कि हाँ इसमें लगा है वो सब, है ना। इसके अलावा इसको किसी ना किसी ने असेंबल जरूर किया होगा। कैलकुलेटर यूजुअली कोई ना कोई असेंबल कर रहा है, स्क्रूज लगे हुए हैं तो बंद किसी ने किया है, अंदर पूरे चिपसेट को अरेंज किया है, तो किसी की डायरेक्टली इस पे मेहनत लगी है और उसने भी इस पे डायरेक्टली अपना लेबर प्रोवाइड किया है। जो डायरेक्टली इस पे काम करता है वो भी डायरेक्ट खर्चा है, चलो वो भी समझ में आता है। इसके अलावा कैलकुलेटर किसी ना किसी कंपनी का होगा, करेक्ट, किसी ना किसी ब्रांड का होगा। तो यूजुअली फैक्ट्रीज में जब बनता है और किसी ब्रांड का होता है, देन दे अलाउ यू टू यूज देयर ब्रांड नेम इन what to say, in exchange of a royalty। यस अगर मैं एक कैलकुलेटर अपने यहाँ बनाता हूँ और मान लो वो कैलकुलेटर मैं बना रहा हूँ केसीओ के लिए या फिर मैं सिटीजन के लिए या फिर और बढ़िया कुछ बना रहा हूँ टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, तो अगर मैं इस तरह के कोई भी कैलकुलेटर्स बना रहा हूँ तो अगर मैं उनके ब्रांड के नाम पे उनको बाद में बेचना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू पे देम सर्टेन रॉयल्टी। एग्जाम्पल के तौर पे और बता देता हूँ, अभी जैसे मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, ये एलपी की है मान लेते हैं, तो एलपी की टी शर्ट पे जिसने भी इसको मैन्युफैक्चर किया होगा, करेक्ट, उसको एलपी को एक देना पड़ेगा रॉयल्टी का खर्चा। तो भैया क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है, एकदम समझ में आ रही है बात कि जितना मटेरियल है, जितना लेबर है और ये जो रॉयल्टी वॉयल्टी दिख रहा है सामने सामने, ये सारे के सारे हो गए डायरेक्ट खर्चे, ठीक है। ये तो प्रोडक्ट पे चार्ज होते ही हैं, पर इसके अलावा फैक्ट्री में, ऑफिस में, सेलिंग के दौरान बहुत और भी खर्चे लगते हैं। ये सारे ऊपर के खर्चों का क्या, इन ऊपर के खर्चों को हम कहते हैं ओवरहेड्स। ये भी आपके कॉस्ट का पार्ट होते हैं। भैया कैन यू टेक सम एग्जांपल्स? यस आई कैन। फैक्ट्री में जहां पे ये प्रोडक्ट बन रहे हैं उस फैक्ट्री का रेंट लग रहा है, ओवरहेड है। ओवरहेड मतलब ऊपर का खर्चा है। आप खुद सोचो ना, आप समोसा खा रहे हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन से उसमें डायरेक्ट है कौन से इनडायरेक्ट है ना। आप जब एक समोसा खा रहे हो, मैं अगर आपको ये बोलूं कि इस समोसे में ना, भाई इस समोसे में ना लगा है, कोई गंदा मटेरियल का नाम बोलता हूं, टॉयलेट क्लीनर,
अब ये है सर क्या बोल रहे हो, समोसे में टॉयलेट क्लीनर का क्या काम है और हम खाएंगे ही क्यों फिर? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली लग रहा है, इनडायरेक्टली लगा है। अरे समोसा जहाँ बना है वहां थोड़ा हाइजीन रिक्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे ना, करेक्ट। और इसके अलावा और भी, फ्लोर क्लीनर बोलना बेटर है, टॉयलेट क्लीनर क्या, फ्लोर क्लीनर बोलना ठीक है। तो जहां पे भी बन रहा है, हलवाई बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं यार, फ्लोर तो साफ होता होगा। तो फ्लोर साफ होने में ये सब अन्य अन्य तरह की चीजें लगती होंगी, सर्फ लगता होगा, डिटर्जेंट लगता होगा, बहुत कुछ लगता होगा। तो ये सब भी उस फैक्ट्री के लिए एक मटेरियल तो है। हाँ मैं ये जानता हूँ वो डायरेक्ट नहीं है, थोड़ी ना प्रोडक्ट के अंदर डाल रहे हैं वो लोग, प्रोडक्ट के अंदर नहीं डालते, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए, और साफ सुथरे एनवायरनमेंट के लिए इन मटेरियल की जरूरत है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए इनडायरेक्ट मटेरियल। और एक एग्जांपल देता हूँ, लुब्रिकेंट्स। अब आप फैक्ट्री में जब कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। इस मशीनरी में आपने रॉ मटेरियल डाला, प्रोडक्ट निकल करके बाहर आया, ठीक है। किसी को राहुल गांधी याद आया होगा अभी, ठीक है ठीक है ठीक है, टोटली गेट इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल डाला और यहाँ पे आपका आउटपुट बन करके निकला, लेकिन उस मशीन को ठीक ठाक अच्छे से स्मूथली चलाने के लिए आपको लुब्रिकेंट यूज करने पड़ते हैं, ग्रीस यूज करना पड़ता है, ये सब ऑयल्स वगैरह डालने पड़ते हैं। इन सारी चीजों को हम क्या बोले, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? भैया ये हो गए सारे के सारे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो ये ऐसे मटेरियल है जो यूज तो हो रहे हैं फैक्ट्री में, लेकिन ये प्रोडक्ट में नजर नहीं आते। क्लियर, बात समझ में आई? इसके अलावा फैक्ट्री में चलो कुछ ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज होते हैं। ब्लू कॉलर एम्प्लॉइज वो होते हैं जो फैक्ट्री पे ना, फैक्ट्री में प्रॉपर प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, खुद मेहनत कर रहे हैं, एकदम कस रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग डायरेक्ट है, समझ में आता है। लेकिन उसके बियॉन्ड जो उनके ऊपर में सुपरवाइजर बने फिर रहा है, टाई लगा करके घूम रहा है इधर उधर, है तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ, उसका क्या भैया? वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। सुपरवाइजर जो होता है ना, वो एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है, भले ही इनडायरेक्ट है, हम तो उसको भी वसूलेंगे, हम उसको भी वसूलेंगे। तो फैक्ट्री में लगने वाली, देखो कितने सारे खर्चे मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे खर्चे जो हैं ये इनडायरेक्ट नेचर के हैं, करेक्ट। फैक्ट्री में लगने वाले सारे ऊपर के खर्चों को हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जैसे फैक्ट्री का एग्जांपल लिया, वैसे ऑफिसेस भी हो सकती है। आज किसी भी प्रोडक्ट को बना के बेचना सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है, फैक्ट्री से निकला और बिक गया, अरे बहुत काम लगता है उसमें। एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इस बिजनेस को संभालती है, अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जो एक बिजनेस में हेल्प करते हैं अपनी तरफ से, और बिजनेस की एक स्मूथ रनिंग के लिए नेसेसरी होते हैं। इनका खर्चा, इनके खर्चे को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। आपके ऑफिस में स्टेशनरी यूज हो रही है, आपके ऑफिस का फर्नीचर है, इन सारे खर्चों को भी हम अपने प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे। यस, एकदम सही बोल रहे हो, हम प्रोडक्ट पे चार्ज करेंगे। कोई ना कोई इसका तौर तरीका होगा, वी कैन नॉट डायरेक्टली कैलकुलेट दिस, कोई तो तौर तरीका होगा, वी विल लर्न दिस ग्रेजुअली, लेकिन उसको भी हम चार्ज करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, करेक्ट। इसमें क्या होता है, अब जैसे आप कुछ भी एग्जांपल ले लो, आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो ना पैक होकर के आते हैं प्रॉपर कार्टन्स वगैरह में, ठीक है, एकदम बढ़िया कार्टन्स में पैक होकर के आते हैं, दुकानों में आते हैं, खुलते हैं, उसके अंदर से प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है। तो वो जो बाहरी कार्टन है, क्या वो फ्री में आ गया कि उसका भी कुछ खर्चा लगा? जिस गाड़ी में वो सवार होकर के आया, जिसे हम कैरेज आउटवर्ड कहते हैं, वो क्या है भाई? वो सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें हो जाती है सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो जाहिर सी बात है डायरेक्ट नहीं होते, वो होते हैं इनडायरेक्ट। और हाँ जी, हम उनको भी अपने खर्चों में जोड़ेंगे। यानी एट द एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि भैया जब खर्चों की हम बात करते हैं तो हम सारे खर्चों की बात करते हैं, भले वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट। और अब शायद ये इक्वेशन आपको ज्यादा सेंस बना रहा होगा कि ओके वी हैव गॉट द पॉइंट भैया, वी हैव गॉट द पॉइंट कि ये है क्या, है ना। तो इसी को और बेहतर तरह से मैं कैसे समझा सकता हूं, तो ऐसे समझिए प्लीज कि यहां जो डायरेक्ट खर्चे हैं ना वो तीन तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हो गए आपके डायरेक्ट कॉस्ट। इसके अलावा ओवरहेड्स भी तीन तरह के हो सकते हैं, फैक्ट्री में लगने वाला ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन में लगने वाला ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिख रहा हूं, OH मतलब ओवरहेड, ठीक है। एंड इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान लगने वाला ओवरहेड।
क्लियर? सो वी हैव डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारे तो हो गए डायरेक्ट खर्चे। इसके अलावा अगर कुछ और बचता है तो उसको हम यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो जी, इज इट क्लियर? यहां तक सब क्लियर? ऑल डन? गुड, परफेक्ट। चलो जी, एक छोटा सा एग्जांपल लिखो। डायरेक्ट मटेरियल है 1000 रुपए का, डायरेक्ट वेजेस है 800 रुपीज का, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, administrative overhead is 50% of prime cost. Calculate prime cost and total cost. एग्जाम्पल सिंपल है, मुश्किल एकदम भी नहीं है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि प्राइम कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है। एक अंदाजा हमें लग गया, सारे डायरेक्ट खर्चों को मिला करके हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, करेक्ट? और ओवरहेड्स को चार्ज करने का कोई ना कोई तरीका दिया हुआ रहता है और दोनों का यहाँ तरीका दिया हुआ है। अगर हम बात करें, ओवरहेड्स का एक तरीका है और वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का भी एक तरीका है। तो अपने को ये समझना है कि ये कैलकुलेट होगा कैसे। तो सच बताऊं तो इतना मुश्किल नहीं है, आसान है। इनफैक्ट प्राइम कॉस्ट में सारे डायरेक्ट खर्चे आएंगे, तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेज आ जाएगा। दोनों को मिला करके 1800 रुपए का शायद खर्चा आ रहा है ना? ठीक है, तो अपना प्राइम कॉस्ट आ गया 1800। प्राइम कॉस्ट इज 1800। दोनों डायरेक्ट खर्चों को हमने जोड़ दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, दोनों की वैल्यू है 1000 और 800 के बराबर, एंड द वैल्यू इज 1800। बोलो, इज इट क्लियर यहां तक? ओके, नेक्स्ट अप इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में बोला 100% ऑफ व्हाट? डायरेक्ट वेज। सो डायरेक्ट वेज तो 800 रुपए है। अगर डायरेक्ट वेज 800 है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी 800 रुपए है। एंड फाइनली हमें बोला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। सो सिंस माय प्राइम कॉस्ट इज 1800 का 50% को तो होए, करेक्ट? कितना होता है? 900। 900 का अपना यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी हो गया। सबको जोड़ लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सो 1800 प्लस 800 2600, 2600 प्लस 900 3500। सो यहाँ पे हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया 1800 का और टोटल कॉस्ट आ गया कितना? टोटल कॉस्ट आ गया 3500 का। बढ़िया, पहला सवाल बड़े आराम से भैया बन गया। बहुत सिंपल था ये तो, बस ऐसा ही है, सिंपल। लेकिन अब झूठ नहीं बोलूंगा, अगेन फर्स्ट क्लास है ये यार। जो हम कर रहे हैं ना, ये एक प्रॉपर चैप्टर है। दिस इज अ फुल ब्लोन चैप्टर और इस चैप्टर को हम कहते हैं कॉस्ट शीट। यानी एक प्रॉपर डेडिकेटेड चैप्टर है आपके सिलेबस में, जो सिर्फ आपको ये सिखाएगा कि किस तरह आप अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे खर्चों को जोड़ करके टोटल कॉस्ट तक पहुंचोगे। उस पूरे के पूरे चैप्टर को हम कहते हैं कॉस्ट शीट। मजेदार टॉपिक है एंड यस, बड़े मजे से हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत होगी जल्द, ये इनिशियल चैप्टर्स में से ही आएगा। कल के लिए मैंने कुछ और सोच रखा है वैसे, और उसके बाद हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इंटरेस्टिंग होगा एंड बहुत ज्यादा सिंपल है ये। क्लियर? तो ये एक अपना पहला चीज हमने सीखा कि ओके भैया, कॉस्ट एसरटेनमेंट का थोड़ा बहुत समझ में आया है। अब आते हैं नेक्स्ट, एसरटेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो हम सबको पता है कि भैया एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मार्जिन
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। हाँ भैया ये तो बहुत बार पढ़ रखा है हमने, ये इसमें तो क्या ही है, जो कॉस्ट होगा जो आपने कैलकुलेट किया ऊपर, वो कॉस्ट में थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ दो एंड प्रॉफिट जोड़ते ही आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। बट यहां कैच ये है कि समटाइम्स दिस प्रॉफिट मार्जिन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड समटाइम्स दिस इज बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस। जब ये कॉस्ट प्राइस पे बेस होता है तब ये इजी होता है, इट इज वेरी इजी। जब ये सेलिंग प्राइस पे बेस होता है तो कुछ बच्चे कांप जाते हैं, बोले ये क्या आ गया। अरे कुछ नहीं है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस सिंपल कॉन्सेप्ट को एकदम सिंपल बना दूंगा, आपको मुझे थोड़ा सा वक्त देना है इसमें 5-7 मिनट का। 5-7 मिनट में ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। पहला एक ये स्टेटमेंट देखिएगा, कॉस्ट इज इक्वल टू 100 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% या 26% ऑफ कॉस्ट प्राइस। समझे? कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? 100 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 26% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्या हम इसमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं? ये प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है। सो कैन वी कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस हियर? यस वी कैन भैया। कैसे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है 100। प्रॉफिट कितना है भैया? 26% ऑफ 100। कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है ना, तो कॉस्ट तो दिया हुआ है ना। सो कॉस्ट इज व्हाट? 100। सो कॉस्ट का 26% इज 26 रुपीज। दोनों मिला करके अपना सेलिंग प्राइस आ रहा है 126। डू यू एग्री विथ मी? टोटल कॉस्ट इज एट 126 रुपीज। 126 रुपए पे हमारा टोटल कॉस्ट आ चुका है। क्लियर? 126। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अभी एग्जाम्पल बदल रहा हूं, अब थोड़ा सा ऐसे डर लगेगा। कॉस्ट प्राइस में बता नहीं रहा, लेकिन यह बता सकता हूं दैट प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट। इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹250, कैलकुलेट कॉस्ट। ठीक है? कॉस्ट नहीं मालूम, प्रॉफिट मालूम है। प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 250। क्या उपाय, कैसे सॉल्व किया जाए? एक तरकीब तो है, वो तरकीब है कि थोड़ा सा अलजेब्रा का मदद ले लेते हैं, काम बन जाएगा। कॉस्ट को x मान लेते हैं ना। हमें इक्वेशन पता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। करेक्ट? सो अगर मैं कॉस्ट को x मान लूं तो प्रॉफिट हो जाएगा 25% ऑफ x एंड सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है 250 रुपीज। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं देन दिस वुड बिकम 100% ऑफ x प्लस 25% ऑफ x is equal to 250 और 125% of x is equal to 250 और x will be equal to 250 divided by 125% यानी कि 200 रुपीज, यानी कि 200 रुपीज। बहुत ही बढ़िया संस्कृति, 200 का कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे। भैया ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है? एल्जेब्रा यूज हो गया, बढ़िया है। एल्जेब्रा नहीं भी यूज होता तो भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे। ये तो सिंपल ही लग रहा था, मुश्किल तो नहीं लग रहा था। हाँ, मैं इनिशियली ना आपको ये एक रिक्वेस्ट ही करूंगा कि इफ यू आर नॉट दैट स्ट्रांग हियर, गो विथ एल्जेब्रा। थोड़ा एल्जेब्रा की मदद ले लेना, एल्जेब्रा हमेशा काम आसान करेगा। जब भी किसी इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज मिसिंग हो और बाकी सब कुछ नोन हो, तो उस केस में डोंट वरी, टेक यूज ऑफ एल्जेब्रा। यहां इस सिचुएशन में हमें कॉस्ट नहीं मालूम था पर प्रॉफिट का तरीका मालूम था। प्रॉफिट का चलो अमाउंट नहीं मालूम, कोई बात नहीं, तरीका तो मालूम था।
इसके अलावा हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी पता था। तो देखा जाए तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक आइटम मिसिंग था, उस आइटम को x माना और x मान करके पूरा सॉल्व किया। रिजल्ट हमारे सामने है x इज इक्वल टू 200। क्लियर? और क्लियर बच्चा लोग? यस सर, क्लियर एकदम। और यहां पे जाकर के हम जब प्रॉफिट कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है वो तो हम सीख गए हैं। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें सीखना है जब प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है। कॉस्ट नहीं मालूम, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। Calculate cost if selling price is equal to 150। यहां पे हमें कॉस्ट नहीं मालूम, प्रॉफिट मालूम है, एंड प्रॉफिट इज नाउ बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 150। डू वी नीड एल्जेब्रा हियर? एब्सोल्युटली नॉट। नहीं भैया, नहीं चाहिए। चीजों को आसान करना सीखिएगा। सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही है, सेलिंग प्राइस इज 150। सो 150 का 20% कितना होता है? 20% of 150, so that is 30. So now we can apply this in our equation. Our equation is cost plus profit is equal to selling price. Correct? So cost हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं। प्रॉफिट हमें मालूम 30, सेलिंग प्राइस इज 150। तो कॉस्ट कितना हो गया जी? कॉस्ट हो गया 150 माइनस 30 इज इक्वल टू 120। व्हाट डू यू ऑल से? 120। बहुत ही बढ़िया, एकदम क्लियर है। चलो डन, वेरी नाइस। ये भी तौर तरीका समझ में आ गया। सिंपल था, वापस मैं एक बार दोहरा देता हूं आपके लिए। कॉस्ट नॉट गिवन, selling price given, actually the formula is given at least certain percentage on what? On selling price. Now selling price is also given, selling price is given to be 150। so 150 का 20% हमने कैलकुलेट कर लिया, 30 रुपीज आया हमारा क्या? प्रॉफिट। So if you know selling price, if you know profit, you can definitely calculate cost price। हमने cost price calculate करने के लिए selling price में से profit को eliminate कर दिया, माइनस कर दिया, एंड उसी के बाद में 120 आ गया। 120 इज द कॉस्ट प्राइस है। क्लियर बच्चा? गुड। नाउ दिस इज मजेदार। कॉस्ट मालूम है 100, कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। अब भैया वापस अलजेब्रा ही लगेगा, क्योंकि यहां पे जो प्रॉफिट का कंडीशन दिया है उसमें बेसिस क्या है? सेलिंग प्राइस। करेक्ट? अगर इसमें बेसिस है सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें नहीं मालूम, तो लेट करना बेटर है। एग्जैक्टली हम वही करने वाले हैं। हम यहां सेलिंग प्राइस को लेट कर लेंगे x, ठीक है? जैसे इसको x लेट करेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे, फॉर्मूला वही, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। जो जो पता है वो कैलकुलेट कर लेंगे। 20% ऑफ x इज 20% ऑफ x। करेक्ट? सो कॉस्ट की जगह लिखेंगे 100, प्रॉफिट की जगह लिखेंगे 20% ऑफ x। सेलिंग प्राइस को तो हमने x माना, तो इसको हम लिखेंगे 100% ऑफ x। x एक तरफ कर रहे हैं, सो 100% ऑफ x माइनस 20% ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 100, और 80% ऑफ x इज इक्वल टू 100, और x इज इक्वल टू 100 बाई 80%, एंड द रिजल्ट इज 125 होता होगा शायद। यस, 125।
125। कैसे निकला वापस समझ लीजिए। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, यहां तक तो ठीक है ही। कॉस्ट 100 दिया हुआ है, प्रॉफिट इज नॉट गिवन, सो प्रॉफिट हैज टू बी बेस्ड आउट ऑन सेलिंग प्राइस व्हिच वी हैव अज्यूम्ड टू बी x। तो सेलिंग प्राइस को हमने लिखा 100% ऑफ x, प्रॉफिट को फिर लिख दिया 20% ऑफ x। ये 20 यहां से वहां जाएगा, सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 80% ऑफ x। This 80% of x is equivalent to the cost price, which is 100. X is equal to 100 divided by 80%, 125. Done. Simple, straightforward, मुश्किल नहीं। हमने मजाक मजाक में ये अपना कॉस्ट एसरटेनमेंट और सेलिंग प्राइस का एसरटेनमेंट ये दोनों सीख लिया है। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। मैंने आपको शुरुआत क्या बताई थी कि हमारे कॉस्ट काउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स थे दो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इन दोनों के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा, देखो अगेन आई वुड नॉट लाइक टू बी व्हाट टू से यार, मतलब भ्रमित नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप सब कुछ सीख गए हो, पर कहीं शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत कहां हुई है भैया, कॉस्ट प्राइस में हम कुछ रेलिवेंट चीजें अब जान तो गए हैं एटलीस्ट कि क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। अब जब भी कभी आप कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करें, कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, तब ये ध्यान रखना कि यू आर नॉट जस्ट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर पेइंग फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट इज एसोसिएटेड विद इट। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप कोई भी ऐड देखते हो टीवी पे, ठीक है, जिसमें एक फिल्म स्टार है, ठीक है, वो फिल्म स्टार आकर के आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अब जब भी आप वो प्रोडक्ट कंज्यूम करें, आप खुद को ये बोलना कि ओके उस फिल्म स्टार को पैसे मैंने दिए हैं। कैसे, आपने कैसे दे दिए? आपने ऐसे दे दिए कि आपने प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी उस फिल्म स्टार के प्रमोशन पे जो भी खर्चा किया हुआ है वो सारे के सारे खर्चे आपके प्रोडक्ट पे चार्ज्ड है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप लेस का पैकेट खोले और देखें अरे इसमें तो हवा है, नहीं, हवा के साथ और भी चीजें हैं, ठीक है। हाँ हवा है, प्रोडक्ट है थोड़ा सा, इसके अलावा लेस में यार बहुत सारा है, वो ब्रांडिंग का खर्चा है, वो लॉजिस्टिक का खर्चा। सोचो लेस कहां कहां से बन बन करके आ रहा है आपके पास में, तो यार आने का खर्चा नहीं लगता क्या? उन सारी चीजों के खर्चों को आपको अकाउंटिंग में लेना होगा। क्लियर? तो ये देखो हम लोग वहां तो अकाउंटिंग में ले लेते हैं जहां ना हमें डायरेक्ट इसका एहसास हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे जोमेटो पे खाना ऑर्डर किया, स्विगी पे खाना ऑर्डर किया, डिलीवरी चार्ज लग गया, हम उसको तो अकाउंटिंग एक झटके में कर लेते हैं। मूवी टिकट बुक किया बुक माई शो से, उस पे कन्वीनियंस चार्ज लग गया, एक झटके में हम प्राइस के साथ जोड़ लेते हैं। एयरलाइन का कहीं से टिकट बुक किया, उस पे भी कन्वीनियंस फी लगा, एक झटके में जोड़ लेते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कई जो और अन्य खर्चे हैं जो आपको नजर नहीं आते, अब से ध्यान रखिएगा कि वो सब भी उसमें जुड़े हुए हैं, आपको बस नजर नहीं आए। क्लियर? सो एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू लुक एट एनी प्रोडक्ट, ऑलवेज थिंक कि इसका प्रोडक्ट का कॉस्ट ब्रेकअप क्या होगा, और उस कॉस्ट ब्रेकअप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों को दोनों को इमेजिन करना। इसके बाद में हल्की सी मैथमेटिकल जर्नी की तरफ हम गए, जहां पे मैंने आपको कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो आइडेंटिफाई करवाया। वो भी आसान था, मुश्किल तो वो भी नहीं था। 3-4 केसेस उसमें बने, जिन केसेस को हमने स्टडी किया एंड वी हैव कंक्लूडेड कि ओके कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, एक आइडिया लग गया है। और उल्टा भी लगा है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस भी एसरटेन करने का एक थोड़ा बहुत आइडिया लगा है। बट ऑब्वियसली दिस कॉन्सेप्ट, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विल बी टेस्टेड at least 5-6 times again and again when we read entire costing। तो ये बार बार चीजें सामने आती रहेंगी, हमारा थॉट प्रोसेस और रिफाइन होता जाएगा। अभी के लिए कुछ चीजें हम जानते हैं, कुछ चीजें और रिफाइन होनी है, हो जाएंगी। You have to just give certain time, some time here। क्लियर? परफेक्ट। तो अभी तो ये ऑब्जेक्टिव कॉस्ट काउंटिंग हुआ। अब आइए आपको सेकेंड कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाता हूं, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को जब मैं क्लासिफाई करने जाऊं तो टोटल 3 तरह के खर्चे होते हैं। एक वो खर्चा जिसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं,
एक वो खर्चा जिसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं और एक जिसे हम सेमी वेरिएबल कहते हैं. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मिक्सचर होता है. अब जब मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में बता रहा हूं तो मुझे ऑब्वियसली इन सारे खर्चों को आइडेंटिफाई कैसे करना है इसके भी तौर तरीके बता देने चाहिए. करेक्ट. तो तौर तरीके क्या हैं? सिंपल, यहां लिखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉस्ट. किसी भी खर्चे को देख करके उसका टाइप कैसे पता करें? टाइप बिहेवियर ऑन पर यूनिट बेसिस, बिहेवियर ऑन टोटल बेसिस. Behavior on per unit basis and behavior on total basis. एक वेरिएबल खर्चा हुआ, एक फिक्स हुआ और एक सेमी वेरिएबल हुआ. वेरिएबल खर्चे की खास बात पता क्या है? ये पर यूनिट बेसिस पे वेरिएबल नहीं होता, पर यूनिट बेसिस पे ये फिक्स्ड होता है, लेकिन टोटल बेसिस पे ये वेरिएबल होता है. भैया कैन यू प्लीज इलैबोरेट? यस, एकदम कर सकते हैं. मैं अगर एक रिमोट लेने जाऊं, ठीक है, दिस इज अ रिमोट ऑफ द लाइट्स दैट वी यूज यार. तो अगर मैं ये रिमोट लेने जाऊं तो ये रिमोट एक लेने जाऊं तो हो सकता है 50 रुपए का पड़े, 100 रुपए का पड़े, जो भी. ठीक है. दुकानदार को बोलूं एक नहीं भैया 2 पैक कर दो, तो दूसरे वाले को जब उठा के पूछूंगा ये कितने का पड़ेगा, 2 हैं वैसे 2 समझाई देता हूं. ठीक है. एक उठाया, बोला भैया ये कितने का? बोला 50 रुपए का. अच्छा ठीक है यार. भैया ये वाला कितने का? ये भी 50 का है. आप तीसरा भी उठाएंगे वो भी 50 का ही होगा, चौथा उठाएंगे वो भी 50 का होगा. पर यूनिट बेसिस पे एक वेरिएबल खर्चा हमेशा फिक्स होता है. आप दुकान पे गए, लेस का पैकेट लिए या बिस्किट लिए, जो भी आपको लेना, आप इमेजिन करो ना, आपने बोला भैया एक बिस्किट का पैकेट देना, बोला 10 रुपए. ठीक है. और एक दे दो, उसका कितना लगेगा? 10 रुपए. तीसरा दे दो, उसका कितना लगेगा? 10 रुपए. अरे भैया हो क्या रहा है? हो कुछ नहीं रहा. आप जिन चीजों को कंज्यूम कर रहे हो वो वेरिएबल खर्चे हैं, और वेरिएबल खर्चे हर नंबर ऑफ यूनिट पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पर यूनिट पे तो उसका खर्चा सेम आता है. ठीक है. अब एक चाय पी रहे हो 50 रुपए की, दूसरी चाय पी रहे हो वो भी 50 की, तीसरी भी 50 की, तो पर यूनिट पे हमेशा इसका अमाउंट क्या रहता है? फिक्स. पर ये टोटल पे बदल जाता है. टोटल पे कैसे? अगर मैं आपको पूछूं आपने एक चाय कंज्यूम की, कितना रुपए लगा? आप बोले 50. मैं बोला टोटल 2 चाय हो चुकी है, अब 2 चाय का कितना खर्चा आया? तो आप बोलेंगे 50 प्लस 50 यानी 100 रुपए. एंड यहां पे आपका खर्चा बदल गया. 50 से वो अमाउंट कितना चला गया? 100. तीसरी चाय पी गए तब 150, चौथी पे 200, फिर ऐसे करके बढ़ता जाएगा. तो अगर आप इसके टोटल कॉलम को देखेंगे तो टोटल कॉलम बढ़ रहा है, पर यूनिट कॉलम देखेंगे तो वो बढ़ नहीं रहा है. इसको और अच्छे से समझाने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर. एकदम सीधा चाय का ही एग्जांपल लिख रहा हूं. चाय की क्वांटिटी यहां है, ठीक है, पर यूनिट यहां है और टोटल यहां है. एक चाय पी, अच्छा 0 से शुरू करते हैं. एक भी चाय नहीं पी, 50 रुपए पर यूनिट खर्चा होता है चाय का वैसे तो, लेकिन चाय पी नहीं तो खर्चा क्यों होगा? एक चाय पी 50 रुपए पर यूनिट. चलो पहले का भी ना डैश डैश लिख देते हैं. एक चाय पी 50 रुपए की, टोटल खर्चा कितना हुआ? 50. 2 चाय पिएंगे तो टोटल खर्चा 100 रुपए हो जाएगा, लेकिन पर यूनिट पे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 100/2, स्टिल 50. थर्ड चाय पी, टोटल खर्चा 150 हो जाएगा, एंड पर यूनिट पे इट इज स्टिल 50.
4 चाय पी, 200 का खर्चा हो गया, पर यूनिट पे इट इज स्टिल 50। सो यू गेट माय पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ क्या हो रहा है, पर यूनिट पे जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है कांस्टेंट फिक्स्ड एक ही अमाउंट, लेकिन टोटल अमाउंट पे खर्चा बढ़ रहा है। यही चीज को अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिखाया है कि बिहेवियर टोटल बेसिस पे फॉर वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल एंड पर यूनिट बेसिस पे इट इज फिक्स्ड। लेकिन फिक्स खर्चा इसका उल्टा होता है, फिक्स खर्चा टोटल बेसिस पे फिक्स होता है एंड पर यूनिट बेसिस पे वेरिएबल होता है। भैया कैन यू एलाबरेट? यस आई कैन। लेट मी टेक एन एग्जांपल योर। मैं जो रेंट दे रहा हूं, मान लो मेरे ट्यूशन सेंटर का रेंट है। अगर मैं इसको अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट से कोरिलेट करूं तो इसका कुछ खास रिलेशनशिप नहीं होगा, पर स्टूडेंट एंड फिर यहां पे टोटल। एक बार सिंपल नंबर्स रख लाऊं, ठीक है। मान लो मेरा रेंट है 15,000 रुपीज। अगर मैं एक भी बच्चे को नहीं पढ़ाऊं तो भी 15,000 लगेगा। अगर सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाऊं तो भी लगेगा 15,000 और मेरा पर स्टूडेंट कॉस्ट 15,000 आएगा। अगर मैं 2 बच्चे को पढ़ाऊं तो टोटल 15,000 ही लगेगा, लेकिन पर यूनिट गिर करके 7,500 आ जाएगा। 3 स्टूडेंट पे टोटल 15,000 होगा, लेकिन पर यूनिट गिर करके 5,000 पे आ जाएगा। आप इधर प्लीज ऑब्जर्व करो, यहां पे आपका टोटल अनचेंज्ड है लेकिन पर यूनिट बदल रहा है। हो रहा है ना ऐसा ही? अब इसको एक बार चेक करो, यहां पे टोटल पे अनचेंज्ड है, वेरिएबल नहीं है, फिक्स है, और पर यूनिट बेसिस पे वेरिएबल है। पर यूनिट पे जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये खर्चा बदल रहा है। 2 टेस्ट होते हैं, दोनों टेस्ट पास कराने पड़ते हैं, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि पर यूनिट पे क्या आ रहा है और टोटल पे क्या आ रहा है, एंड देन यू कैन डिटरमाइन कि इसका बेसिस क्या होगा या ये कौन से टाइप का अपना कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक अतरंगी कॉस्ट है। अतरंगी क्यों? क्योंकि ये टोटल बेसिस पे भी वेरिएबल होता है और ये पर यूनिट बेसिस पे भी वेरिएबल ही होता है। ऋषिकेश, आपका अभी मैंने देखा एक क्वेश्चन आया हुआ था, देखा ही नहीं इतनी देर, लेकिन आप जो क्वेश्चन कर रहे हो मैं अभी उसका जवाब ऐसे भी नहीं देना चाहता, क्योंकि वो एक शॉर्टकट आप ढूंढ रहे हो। आप बोल रहे हो अच्छा इसमें ज्यादा इसमें कम, नहीं 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 नहीं, ज्यादा कम कुछ नहीं। आपको उसमें तौर तरीका क्या है वो धीरे धीरे और समझ में आएगा। ऐसे रटेंगे नहीं कि अच्छा कॉस्ट प्राइस से है तो ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस से तो लेस करेंगे, ऐसे रटना नहीं है हमें। रटने का काम खूब किया हमने अभी तक, करेक्ट। वी विल ट्राई टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी चीज हम रटेंगे नहीं, आपको ग्रेजुअली समझ में खुद से ही आ जाएगा कहाँ प्लस हो रहा है कहाँ माइनस हो रहा है। ये तो मैथ्स के टीचर आपको सिखाया है ना आज तक कि देखो कॉस्ट पे होगा तो प्लस करना, सेलिंग प्राइस पे होगा तो माइनस करना, वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, वो सब हम नहीं सीख रहे, हम लोग लॉजिकली सीखेंगे। टाइम लगेगा जरूर, लेकिन अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है। सो नो शॉर्टकट एज ऑफ नाउ। यहां पे आते हैं वापस सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में अपना जो टोटल बेसिस है वो है वेरिएबल, और जो अपना वेरिएबल पर यूनिट पे आ रहा है वो भी भाई वेरिएबल ही है। क्या हो रहा है भाई? ओके, तो अपना पर यूनिट पे भी वेरिएबल और अपना टोटल पे भी वेरिएबल। बात समझ में आ गई क्या? इज इट क्लियर क्या? एकदम सिंपल है। चलो इस एकदम सिंपल को, अच्छा ये दोनों पे वेरिएबल है, ठीक है ना। अभी हम देख लेते हैं ना, एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। ascertain the cost type. Ascertain the cost type. Type A, B, C. Type A, B and C.
जब आप 1000 यूनिट्स बनाते हो, जब आप 1000 यूनिट्स बनाते हो तो ए का जो टोटल कॉस्ट आता है वो आता है 1000, बी का भी 1000 और सी का भी 1000। पर यूनिट पे कितना आता है आप डिटरमाइन करो, मैं नहीं कर रहा। वहीं पे जब आप अपनी क्वांटिटी को 2000 यूनिट्स बताते हो तो फिर आपका जो टोटल कॉस्ट आता है, ए का आता है 1000, बी का आता है 2000 एंड सी का आता है 1500। अगेन इस पे पर यूनिट पे क्या आ रहा है मैं नहीं बता रहा। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ए है तो कौन सा खर्चा है, इज इट अ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बी क्या है, इज इट अ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एंड सी क्या है ये भी बताना है। आपको दो टेस्ट चेक करने हैं। पहला आपको बिहेवियर नोटिस करना है ऑन टोटल बेसिस, दूसरा आपको बिहेवियर चेक करना है ऑन पर यूनिट बेसिस। आप जब ए के लिए ये काम करोगे तो आपको बिहेवियर मालूम चल जाएगा, उसी के बेसिस पे आपको बताना है कि ये वेरिएबल है, ये फिक्स है या फिर में ये सेमी वेरिएबल है। ठीक है, द टाइम इज ऑल योर्स। 2 मिनट का समय लीजिए एंड प्लीज इसको अच्छे से सारे अमाउंट्स के साथ कैलकुलेट करवाइए। पहले तो पर यूनिट कैलकुलेट करवाइए, पहले तो पर यूनिट कैलकुलेट करवाइए। ए बी सी पर यूनिट वैल्यूज कितनी कितनी होंगी। जैसे यहां पे पर यूनिट आ रही है 111, यहां पे पर यूनिट आ रही है 0.50, 1 एंड 0.75। पर यूनिट निकालने के लिए, कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। करेक्ट। सो पर यूनिट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। वही काम हमने यहां किया, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 1, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 1, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 1। क्लियर। तो ये हो गया अपना यहाँ पे पर यूनिट का कैलकुलेशन। इधर वैसे ही 2000 यूनिट्स के लिए भी सेम तरीके से कैलकुलेट हुआ है। सो मैंने आपको पर यूनिट के अमाउंट्स तो बता दिए। अब आप मुझे ये बताइए, ए है तो क्या है, बी है तो क्या है और सी है तो क्या है। चैट में बोलिए, इंतजार रहेगा, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप ए की बात कर रहे हैं तो इस तरह चेक कीजिएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल चेक कीजिएगा, बी और सी को इस तरह चेक कीजिएगा, ठीक है। सो ऑल द चेकिंग नीड्स टू बी डन दिस वे। सी का ये सारा डिटेल्स है, ये ए का डिटेल्स है, ठीक है। डू द कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली। चलिए ए का बिहेवियर मैं आपको नोटिस करवाता हूं। अगर ए के बिहेवियर की मैं बात करूं तो यहां पे नोटिस करो
कि ए का जो टोटल अमाउंट यहां है वो 1000 था, यहां पे भी टोटल 1000 ही है। सो ए टोटल बेसिस पे फिक्स्ड है और पर यूनिट बेसिस पे इसका अमाउंट बदल जा रहा है। 1000 यूनिट के लेवल पे जो इसका पर यूनिट आ रहा था वो था 1 रुपीज, और पर यूनिट लेवल पे ये आ रहा है 0.50। नेचुरली पर यूनिट बेसिस पे ये वेरिएबल है। तो टोटल बेसिस पे फिक्स और पर यूनिट बेसिस पे वेरिएबल, ये डेफिनेटली फिक्स कॉस्ट है। सो ए इज माय फिक्स्ड कॉस्ट। लेट्स टॉक अबाउट बी। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का टोटल 1000 है। जैसे ही हमने अपनी क्वांटिटी का लेवल बदला तो आप देखो इट बिकेम 2000। तो इसका टोटल बेसिस पे खर्चा भाग रहा है इधर उधर। सो बी की अगर मैं बात करूं तो टोटल बेसिस पे इट इज वेरिएबल, एंड अगर मैं पर यूनिट बेसिस पे बात करूं तो पर यूनिट पहले भी 1 था और अभी भी 1 है। ऐसे में दिस हैज अ फिक्स्ड पर यूनिट, इसका फिक्स्ड पर यूनिट है। फिक्स्ड पर यूनिट होने का मतलब ये कौन सा खर्चा हो गया? वेरिएबल। आखिर में आता है सी। अगर मैं सी की बात करूं तो टोटल बेसिस पे खर्चा बदल गया। जहां 1000 रुपए का खर्चा था वो हो गया 1500। जैसे हमने क्वांटिटी चेंज करी हमारा टोटल कॉस्ट बदल गया। सो दैट इज वेरिएबल। और अगर मैं पर यूनिट की बात करूं तो पर यूनिट पे भी इसका खर्चा पहले 1 रुपीज था और अब हो गया 0.75। तो ये पर यूनिट पे भी बदल गया। तो ये दोनों में वेरिएबल है। दोनों में वेरिएबल का मतलब क्या? दोनों में वेरिएबल का मतलब ये हो गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। परफेक्ट, बहुत अच्छा बच्चा। तो यहां पे तीनों खर्चे हमने आइडेंटिफाई कर लिए। आसान था भैया ये तो। दिस वाज वेरी वेरी इजी टू बी आइडेंटिफाइंग, टू बी एबल टू आइडेंटिफाई खर्चे एज वेरिएबल, सेमी वेरिएबल या फिर फिक्स। आसान है, समझ में आ गया। पर कुछ बच्चे बोलेंगे भैया एक मौका और दे दो भैया, एक और मौका दे दोगे ना तो हम पकड़ लेंगे अब की बार पक्का अच्छे से कि कौन सा कॉस्ट क्या है। करेक्ट कर पाओगे आप ये? चलो मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूं। इसको करने के लिए सिर्फ 2 मिनट दूंगा, आपको फटाफट करना होगा। तो यहां पे वापस लिखा टाइप कॉस्ट एट 100 यूनिट्स, कॉस्ट एट 300 यूनिट्स, टोटल भी दूंगा, पर यूनिट भी दूंगा, कॉस्ट टाइप ए बी एंड सी, टोटल डोंट नो, पर यूनिट 3 रुपीज, टोटल डोंट नो, पर यूनिट 3 रुपीज, टोटल 4000, per unit don't know, फिर 4000 we don't know this. 5000 don't know this, don't know this, and this is 50. बताइए कौन सा टाइप का कॉस्ट है? एबीसी को आपको ढंग से क्लासिफाई करना है। कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ नहीं है, और बहुत आसानी से हो जाएगी क्योंकि एक है तो दूसरी नहीं है, दूसरी है तो पहली नहीं है, ऐसे करके है। तो इट इज इजी, यू कैन गो ऑन टू कैलकुलेट दिस। टेक योर टाइम, डू दिस प्लीज।
ओके, सो लेट्स आइडेंटिफाई दिस। इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कौन सा क्या आएगा। सी ए नंबर में अपना जो पर यूनिट है वो देखो दोनों का दिया हुआ है। सो ए के लिए पर यूनिट इज एक्चुअली फिक्स्ड, करेक्ट। हम चाहे तो टोटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर 100 यूनिट्स 3 rupees is the per unit cost, so total cost is 300. Similarly, for 300 units, if per unit is 3 rupees, then the cost will be 900 rupees. यानी ये टोटल बेसिस पे फिक्स है, सॉरी पर यूनिट बेसिस पे ये फिक्स है, और ये टोटल बेसिस पे बदल गया, यानी कि ये वेरिएबल है। What kind of cost is this? This is a variable cost. So A is variable. Priya is saying B is fixed and C is also variable. ये सही तो लग रहा है उनका एकदम। B fix कैसे भैया? B fix इसलिए क्योंकि इसका टोटल जो है वो देखो अनचेंज्ड है। सो अगर हम B की बात करें तो B का जो टोटल है वो है फिक्स्ड, एंड वी कैन ऑल्सो गो ऑन टू कैलकुलेट देयर पर यूनिट वैल्यूज इफ यू वांट टू। यहां पे आएगा कितना, 40 क्या 40, और यहां पे कितना आ रहा है, यहां पे आ रहा है कम, काफी कम, 4000 divided by 300, so 13.33. So if you look at the per unit side, then it is variable. So total में fix और per unit पे variable, ये कौन सा खर्चा हो गया, ये खर्चा हो गया fixed cost. Rules ऑफ आइडेंटिफिकेशन आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड। आप अगर उसमें कंफ्यूज हो रहे हो ना तो एक बार ऊपर जाकर के पढ़ लेना, मैंने टेबल बनवाई है प्रॉपर। सी नंबर में अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे आपको टोटल खर्चा दिया हुआ है एट 100 यूनिट्स, करेक्ट। सो हम पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यूनिट आएगा 50। हाउ सिंपल, 5000 डिवाइडेड बाई 100, 5000 डिवाइडेड बाई 100, सो पर यूनिट इज कमिंग 50। एंड इसके बाद में अगर हम 300 यूनिट्स पे इसका पर यूनिट देखें तो वो फिर से 50 आ रहा है। तो ये तो सेम सिचुएशन हुई थी फॉर ए, जो ए में हुआ वही सी में भी हो रहा है। सी में भी जो आपका पर यूनिट है वो तो फिक्स आ रहा है, पर आपका टोटल वेरिएबल आएगा। कैसे, टोटल यहां पे चेक कर लीजिए, 50 पर यूनिट इंटू 300 यूनिट्स, यानी यहां पे टोटल आ रहा है 15000। सो टोटल बदल गया लेकिन पर यूनिट सेम रहा, तो सी भी जो अपना खर्चा है वो वेरिएबल कॉस्ट ही होगा। सो सी इज व्हाट, सी इज अ वेरिएबल कॉस्ट। यानी इस सवाल में सेमी वेरिएबल कुछ था ही नहीं। बहुत बढ़िया, अब आइडेंटिफिकेशन की बातें हो गई हैं एकदम क्लियर। स्टूडेंट्स आर हैप्पी अबाउट दिस कि चलो ठीक है, ये तो सर समझ में आ गया। हमने दो काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखे अभी, करेक्ट, और भी सीखने हैं, अभी तो शुरू ही है कहानी। एक दो छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाता हूं। हमने कॉन्सेप्ट नंबर दिया था 2 ना, सो तीसरा कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट इज मिसलेनियस कैलकुलेशंस। कई छोटी मोटी कैलकुलेशंस आती ही रहती हैं अपने इस कॉस्ट के सब्जेक्ट में, छोटी मोटी कैलकुलेशंस आती रहेंगी। जैसे कि एक छोटी मोटी कैलकुलेशन आने वाली है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, अब ये होता क्या है मैं समझाता हूं अच्छे से। इसके पहले एक कहानी सुनो। मान लो किसी का ना कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन वो आदमी ना एकदम समोसों का फैन है। आज समोसे के एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा ही हो गए, अरे ले लो यार कचौरी ले लो, यार कचौरी ले लो, ठीक है। बट मान लो कोई समोसों का बहुत बड़ा फैन है, रोज समोसे खाता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, डॉक्टर ने बोला एक भी समोसा पूरा खाया ना, एक भी समोसा पूरा खाया तो देख लेना। उसने नियम बना लिया कि ठीक है पूरा नहीं खाएंगे। वो 5 समोसे मंगाता है दिन के और सबको 50-50% खा जाता है।
और पूछने पे बोलता है एक भी पूरा नहीं खाया। अरे भाई ये कैसे चलेगा, तुम्हारा गणित सही नहीं बैठ रहा है। हाँ समझ में आता है, आपने एक भी समोसा पूरा नहीं खाया कोई बात नहीं, पर अगर इस रफ्तार में जा रहे हो, 5 समोसे खा रहे हो और वो भी 50-50%, तो इफेक्टिवली आप 2.5 समोसे कंज्यूम कर चुके हो। क्या आप इस बात में मानते हो? क्या आप अग्री करते हो कि हाँ भैया ये बात एकदम सही है, करेक्ट? और एक एग्जांपल देता हूं ना, 4 दोस्त हैं, ठीक है, 4 दोस्त के साथ में एक 5वां साथ में फ्री गया है, ठीक है। फ्री क्यों गया है? क्योंकि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है खाने में, ठीक है। ऐसे ऐसे होते हैं एक आधा दोस्त हमारे साथ, ठीक है, जो बोलता है नहीं भूख नहीं है भाई, भूख नहीं है। तो 5 दोस्त गए, 5 दोस्तों ने अपना अपना एक पैन पिज्जा ऑर्डर कर दिया, पैन पिज्जा स्मॉल साइज 4 स्लाइस वाला। जब सबके पिज्जा आए, वो तो बोल रहा है भूख नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है, लेकिन सबने फिर भी बोला अरे टेस्ट तो कर, टेस्ट तो कर। उसने सबके पिज्जा में से एक एक स्लाइस उठा उठा करके टेस्ट करते गया, खाते गया। भाई कैलकुलेशन दौड़ाओ, वो एक पिज्जा खा गया पूरा। हाँ हाँ दिमाग लगाओ ना, ऐसे तो उसने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, समझ में आता है मेरे को, पर 4 दोस्तों के पिज्जा में से सबका एक एक स्लाइस, मतलब सोचो जिन्होंने पैसे दिए उन्होंने 3-3 स्लाइस खाई, और जिसने पैसे नहीं दिए उसने 4 स्लाइस खाई। थोड़ा इफेक्टिव कैलकुलेशन करना सीखो और ऐसे दोस्तों से बच के रहो। एडवाइस मैं लाइफ की भी दूंगा आपको, सिर्फ पढ़ाना थोड़ी ना, मैं लाइफ की एडवाइस दे रहा हूं कि ऐसे दोस्त जो बहुत चतुर बनते हैं उनसे बच के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना आना चाहिए। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन ये कहता है कि हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट्स पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनको कम से कम रिपोर्ट करते वक्त एक इक्विवेलेंट बेसिस पे रिपोर्ट कर सकते हो। और एक एग्जांपल देता हूं, हम अपनी बुक्स प्रिंट करने को देते ही हैं, ठीक है। मान लो मैंने 200 बुक्स का ऑर्डर दिया, ठीक है, अपने प्रिंटिंग एजेंसी को, उन्होंने काम शुरू कर दिया, ठीक है। मेरी ड्यू डेट ऑफ प्रिंटिंग जो है ना वो 2 दिन बाद है, ठीक है। मैंने उनको फोन करके पूछा, उनका 60% काम कंप्लीट हो चुका ऑर्डर का, लेकिन एक भी किताब पूरी नहीं बनी। क्योंकि आपको पता है ना, जब किताबें बनती है ना तो सब काम साथ होता है। प्रिंटिंग होती है तो 200 किताबें एक बार में प्रिंट होती है, बाइंडिंग होती है तो एक साथ होती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है इसमें ये हो रहा है कि उन्होंने मान लो प्रिंटिंग का काम सारा कर दिया, अभी बाइंडिंग नहीं हुआ है। मैंने फोन किया कि भैया मेरा बुक्स का ऑर्डर का क्या हो रहा है, अभी करंट स्टेटस क्या है? वो मुझे बोल रहे हैं अभी तो सर एक भी नहीं बना। अरे ये बोलने से थोड़ी ना चलेगा। आप अगर ये बोलते हो अभी तो एक भी नहीं बना, मैं समझ में आता है मेरे को, अभी एक भी बुक कंप्लीटली रेडी नहीं हुई, पर यार आपने बनाए कितने, 200 में से 60% तो आपने काम कर दिया ना। तो फोन पे ये बोलने की आपको एक हिमाकत करनी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि 120 बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? अब ये 120 ऑब्वियसली कैलकुलेशन आप सीधा नहीं बोल सकते 120 गुड्स प्रोड्यूस्ड, आप बोल सकते हैं 120 यूनिट्स और बुक्स इक्विवेलेंट बेसिस पे प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसीलिए इसको हम प्रोडक्शन नहीं बोल करके क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस दिस इज नॉट द एग्जैक्ट प्रोडक्शन वैल्यू, बट ये इक्विवेलेंट बेसिस पे हम कह सकते हैं। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? ओके, ऋषिकेश को काफी अच्छा लगा एग्जाम्पल, करेक्ट। अमन पूछे सर आपकी मैथ के क्वेश्चंस एनफ है क्या एग्जाम के लिए? एकदम एनफ है बाबा, लेकिन इतना अब क्योंकि उन्होंने पूछ लिया तो मैं बता दूं कि मैथ जो होती है ना, कभी भी हम लोग की आजकल देखो पढ़ाई का तरीका बहुत बदल गया है। आज से अगर मैं सिर्फ 5 साल पहले की बात या 3 साल पहले की भी बात करता ना, तो डिफरेंस था बहुत काम करने के तरीके में। वो ये था कि मैथ हम देते थे, उस मैथ के सारे क्वेश्चंस जो होते थे वो सारे क्वेश्चंस ना एकदम ऐसे सर आंखों पे रखते थे बच्चे और बोलते थे बस हो गया हमारा। हम उनको उस समय बोला करते थे कि देखो भाई इंस्टीट्यूट के अपने अपने इंस्टीट्यूट के ना सवाल भी बनाने चाहिए, तो अपने इंस्टीट्यूट की बुक उठाइए, वहां से सवाल बनाइए, वो आपके काम की चीज है। फिर ग्रेजुअली समझ में आया कि स्टूडेंट्स तो वो काम कभी करने ही नहीं वाले, उनको बोलने से थोड़ा ना करेंगे। तो अब आज की डेट पे जमाना इतना बदल गया कि एज टीचर्स हम अपनी पूरी मैथ तो आपको सॉल्व कराते हैं, इसके अलावा हमको इधर उधर जो कुछ भी मिलेगा हम सब सॉल्व करवाएंगे। कुछ चीजों को क्लास के अंदर, कुछ चीजों को यूट्यूब पे, पर होगा बहुत कुछ सॉल्व। सो अगर आप कभी भी कोई मैथ देखते हो, मेरी मैथ देख रहे हो और मैथ को देख करके सोचो इतना ही हमें पढ़ना है,
नहीं 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 नहीं, अभी और चीजें हैं। वो और चीजें ऐसे रिसोर्सेज से होंगी जो रिसोर्सेज एक्सक्लूसिवली मेरी तरफ से नहीं दिए जा रहे, सबके पास अवेलेबल है, आपके पास भी है और लोगों के पास में भी है। तो उन सारी चीजों को भी प्रैक्टिस करना। सो यस, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट वी नीड टू डू। मैं ही कराऊंगा, आप ही करोगे, लेकिन नॉट कन्फाइंड टू जस्ट दिस बुक। लेकिन बुक का अगर आप बोलोगे कि क्या ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर कवर्ड, देन यस, द बुक कवर्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड मेनी 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 एग्जांपल्स आर गिवन हियर। ठीक है, एक ऑन एन एवरेज जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं कॉस्ट के बैच में, हम उससे लगभग 25-30% ज्यादा ही करते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के डोंट बी वरीड। परफेक्ट, ओके, ठीक है। तो चलो, ये हो गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है कि आपको लेना है क्वांटिटी इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी इनटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज समझना इस बात को। जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उस पे हम मटेरियल भी इंट्रोड्यूस करते हैं और थोड़ी मेहनत खुद से भी करते हैं। सो देयर इज वन एक्सपेंडिचर ऑफ मटेरियल एंड द अदर इज ऑफ लेबर। अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो एक केक मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल है, तो आप इसमें नोटिस कर पाओगे कि हाँ, ये दोनों खर्चे प्रोमिनेंट खर्चे हैं, इसमें डायरेक्ट खर्चे। केक बनाने में सिर्फ मटेरियल नहीं लगता, ऐसा थोड़ी ना, अरे जादू है क्या, सब चीजों को जोड़ दिया और बोला केक प्रकटम, थोड़ी ना बनने वाला है यार। सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, मेहनत करनी है, मिक्स करना है, लंप्स नहीं आने चाहिए, एंड उसके बाद में आपको उसको जो भी ओवन में या जहां पे भी कैसे भी करके बेक करना है, और बेक करने के बाद केक बनेगी, उसको सजाना है। बहुत काम है भैया, बहुत काम है, कम काम नहीं है। क्लियरली मटेरियल भी है, लेबर भी है, और दोनों अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। सपोज करो आपको 100 केक्स का ऑर्डर मिल गया, आपको 100 केक्स बना करके देनी है। आपने 100 केक्स का ना सबका मटेरियल रेडी करना शुरू किया, लेकिन मटेरियल भी स्टेजेस में लगता है, समझ में आता है? सिर्फ ब्रेड आइटम जो बनता है, जो केक का जो स्पंज है, जो ब्रेड है, वो एक अलग मटेरियल है, लेकिन उसके अलावा उसको सजाने में चॉकलेट लगती है, नट्स लगते हैं, बहुत सारी और चीजें लगती है, तो उन सब चीजों का अलग है कैलकुलेशन। तो आपको ऐसे ही पूछा गया, आपके वेंडर सॉरी आपके क्लाइंट ने आपको पूछ लिया कि भैया कितना % मटेरियल लगा चुके हो अभी तक, तो आपने असेसमेंट किया एंड यू फाउंड आउट कि 70% मटेरियल लग गया। उसने पूछा मेहनत कितना हुआ, तो मेहनत तो भैया अभी तक 40% ही हुआ है। क्यों 40% हुआ? क्योंकि सजाने का मेहनत ज्यादा होता है, बनाने में मेहनत कम होता है। करेक्ट। सो आपसे पूछा गया तो आपने जवाब दिया कि भैया मटेरियल तो समझ लो 70% लग चुका है और लेबर लग चुका है 40%। तो अब वो आपसे ये पूछने वाला है कि इक्विवेलेंट बेसिस पे बताओ भाई कि मटेरियल कितने केक जितना लग गया, लेबर कितने केक जितना लग गया। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूं। आप एक केक पे मटेरियल का कोट किए थे 100 रुपीज करके और लेबर का कोट किए थे 150 रुपीज करके, तो अभी तक आपने जितना भी काम किया है उस हिसाब से आपको कितना पैसा मिल जाना चाहिए। फिर से समझ लो, आप जब केक बेचने का बात किए थे तो आपने बोला भैया मटेरियल का 100 रुपया करके लेंगे और लेबर का 150 करके। ठीक है, आपका मटेरियल अलग लेवल पे कंप्लीट हुआ है और लेबर अलग लेवल पे कंप्लीट हुआ है, तो आप मुझे ये बताओ अभी तक का जितना आपने काम किया है उस पे एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आप कैलकुलेट कर पाओगे? और जब वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ जाएगा तो उसके बेसिस पे आपको मुझे ये बताना है कि अभी तक के किए हुए काम के लिए हम क्लाइंट से कितने रुपए ले सकते हैं। पहले तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करवाइए, भागेंगे नहीं ज्यादा आगे, पहले आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करवाइए। हंड्रेड केक्स का ऑर्डर था, 100 केक्स में 70% मटेरियल कंप्लीट है। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट नंबर? भैया 70 केक्स आर कंप्लीट। जब हम मटेरियल को देखते हैं तो देख करके लगता है मटेरियल तो यार 70 केक जितना, 70 केक्स जितना लगा चुके हैं हम।
ठीक है। लेबर को जब हम देखते हैं तो उसका नंबर आता है 40, यानी मेहनत उतनी की है जितनी मेहनत हम 40 केक्स को कंप्लीटली रेडी करने में लगा देते हैं। आई नो कंप्लीट एक भी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक कहीं तो हम पहुंचे हैं, तो कुछ तो पैसे मिलने चाहिए ना क्लाइंट से। तो क्लाइंट से पैसे कैसे मिलेंगे? हम 100 रुपए की रेट पे मटेरियल का वैल्यू वसूल सकते हैं। मुझे पता है एक भी केक कंप्लीट नहीं है, लेकिन इफेक्टिवली इक्विवेलेंट बेसिस पे 70 केक्स कंप्लीट है। सो 70 केक्स पे 100 रुपीस करके हम रिसीव कर सकते हैं। एंड सिमिलरली 40 केक्स जितना हमने लेबर लगा दिया, लेबर का कितना कोटेशन है? 150। तो दोनों को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 7000 का मटेरियल हो जाता है और आई थिंक 6000 रुपीज का लेबर हो जाता है। हम 13000 रुपए ले सकते हैं अपने क्लाइंट से इन द नेम ऑफ वर्क कंप्लीटेड टिल डेट। अभी तक हमने जितना काम किया है उसके हिसाब से हम 13000 रुपए वसूल सकते हैं। बहुत बढ़िया, 70 एंड 40 रिस्पेक्टिवली, परफेक्ट। और फिर 13000 का टोटल, एकदम बैंग ऑन, एकदम सही कैलकुलेशन बैठा। कैसे बैठा फिर से समझ लो। We understood the concept of equivalent production, and just because we understood the concept of equivalent production, we were able to find out कि exactly हम कितने रुपए अपने क्लाइंट से वसूल सकते हैं। क्लियर? फाइनल कॉन्सेप्ट फॉर द डे, ये तो चलो समझ में आ गया ना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। फाइनल कॉन्सेप्ट फॉर द डे वुड बी कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स। ये क्या भैया, ये क्या आ गया? कुछ नहीं, अभी के लिए ना आप इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन अ बस फॉर एग्जांपल, वो कैलकुलेट कीजिएगा। आपको टोटल किलोमीटर्स ट्रेवल्ड पता करना है, ठीक है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के साथ में प्रोडक्ट करके पैसेंजर किलोमीटर्स आइडेंटिफाई करना है। देखते हैं कैसे होगा। सपोज करो अपनी एक बस चलती है, बस की कैपेसिटी है 50 पैसेंजर्स की। बस की जो एवरेज ऑक्यूपेंसी है, वो है 80%। सो बस में किसी भी वक्त अगर आप नोटिस करो 80% बस ऑन एन एवरेज भरी हुई रहती है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि एवरेज में 40 पैसेंजर्स अपनी बस में सवार रहते हैं। 40 पैसेंजर्स। तो पैसेंजर का तो काम मैंने ही करवा दिया, वो आप चिंता ही मत करो। कैसे आया? इक्विवेलेंट बेसिस लगाया यहां पे। 50 पैसेंजर्स, 80% people are usually occupying this space, correct? So thereby we can say on an average 40 passengers are on the bus. अब बस जिस रूट पे चलती है वो रूट 50 किलोमीटर्स का वन साइड है, और पर डे पे 2 राउंड ट्रिप्स होता है हमारे बस का। तो क्या आप यहां किलोमीटर्स पर डे कैलकुलेट कर सकते हैं? पहले तो किलोमीटर्स ही बताएंगे मुझे कि हमारा किलोमीटर्स पर डे कितना आएगा। बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। फिर से सुन लो, हमारी बस का जो रूट है वो है वन साइड 50 किलोमीटर्स। हर दिन 2 राउंड ट्रिप होती है। राउंड ट्रिप का मतलब जाती आती है, जाती आती है, करेक्ट। आपको मुझे ये बताना है कि हमारी बस पूरे दिन भर में कितने किलोमीटर्स चलती है। गुड, मेरे को इसी सवाल के इसी जवाब का इंतजार था। एक बच्चे ने कह दिया 100 किलोमीटर्स। रॉन्ग हो आप, गलत 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 गलत। 100 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर नहीं। संस्कृति का जवाब आया भैया 200। एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। कैसे 200 भाई? देखो मैं बता रहा हूं ना, वन साइड बोला 50 किलोमीटर्स, ठीक है। तो यहां से छुट्टी पहुंची, 50 ऑलरेडी हो गए, फिर वापस आई, फिर 50 हो गए। तो आने और जाने में
सॉरी जाने और आने में 100 किलोमीटर हो गए, 1 2 करेक्ट, 50 एंड 50 100 किलोमीटर हो गए। एक ही राउंड ट्रिप में 100 किलोमीटर हो जाते हैं। दिन में कितने राउंड ट्रिप है? 2, तो 100 दोनों मिला के 200 किलोमीटर, करेक्ट। हल्का सा यहाँ पे ये ट्रिक था, इसी में फंसते हैं बच्चे। आपको मैंने ट्राई तो किया ऑब्वियसली फंसाने का, एक आधा को फंसा भी दिया, लेकिन समझना है इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल ये है कि भाई राउंड ट्रिप जब बोलेगा ना तो आपको वन साइड का किलोमीटर नहीं देखना, आपको देखना राउंड ट्रिप का ही किलोमीटर। वन साइड 50 है, समझ में आता है, राउंड ट्रिप में कितना लग जाएगा? 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स पर राउंड ट्रिप। हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स? 2, सो 2 into 100 is 200 किलोमीटर्स, करेक्ट। ये राउंड ट्रिप वाला ही सब लोग भूल जाते हैं। एंड यहाँ पे प्रिया ने भी जवाब सही दिया, ऋषिकेश भी आप ठीक ठाक पहुंच गए यहाँ पे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको पता है पैसेंजर्स आपके पास कितने रहते हैं, आपको ये भी पता है दिन भर में आप कितने किलोमीटर्स चलते हैं, तो क्या आप यहां पे पैसेंजर किलोमीटर्स पर डे कैलकुलेट कर दोगे? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पैसेंजर्स लेने हैं, किलोमीटर्स लेने हैं और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यू टेक द पैसेंजर्स, यू टेक द किलोमीटर्स, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। भैया ऐसा करा क्यों, सीखेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज अ वेरी वेरी कोर कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में हम कंपाउंड यूनिट्स बोल के कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दैट टाइम यू विल रिमेंबर दिस क्लास कि ओहो ये तो फर्स्ट क्लास में भैया बता दिए थे। ये बहुत टाइम बाद आएगा आपके बीच में, लेकिन जब भी आएगा इट वुड नॉट सरप्राइज यू, आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि एग्जैक्टली है क्या। क्लियर? तो यस, ये है आपके लिए पैसेंजर किलोमीटर का कैलकुलेशन। एंड मन में तो और भी कई चीजें सिखाने की थी, देखते हैं कल अगर मुझे और एक बेसिक क्लास लेने का मन हुआ आई विल टेक इट, लेकिन आज के लिए रखेंगे यहीं तक, ठीक है। आज हमने जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े एक बार 5 मिनट के अंदर उसको रैप अप करेंगे एंड 5 मिनट के बाद में आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो अभी क्या क्या हमने आज पढ़ा एक बार वापस समझ लेते हैं। मैंने आपको कॉस्ट की दुनिया में ये कहा कि देखो यार हम लोग यहाँ आए हैं सबसे पहले अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था कि कॉस्ट एसरटेन कर ले, दूसरा ऑब्जेक्टिव था सेलिंग प्राइस एसरटेन कर ले। कॉस्ट एसरटेन करने के लिए मैंने कहा सिर्फ उन खर्चों को मत जोड़िए जो दिखते हैं डायरेक्ट हैं, उनको भी जोड़िए जो इनडायरेक्ट है। मैंने डायरेक्ट खर्चों को प्राइम कॉस्ट का नाम दिया टोटल मिला करके, और जो मेरे ओवरहेड्स हैं वो है मेरे इनडायरेक्ट खर्चे। मैंने जब खर्चे कैलकुलेट करने आपको सिखाए तो उसके बाद में प्रॉफिट और कॉस्ट का जो आपस में ताल्लुकात था और किस तरह वो सेलिंग प्राइस बना पा रहा था ये हमने एसेस किया, और उसके बाद 4 बढ़िया एग्जांपल्स के थ्रू हमने कैलकुलेट किया कभी कॉस्ट प्राइस तो कभी सेलिंग प्राइस। ये सारी कंप्यूटेशंस कंप्लीट हुई, उसके बाद हम आगे बढ़े एंड वी मूव्ड इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच वाज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में 3 तरह के खर्चों को आइडेंटिफाई करने का आपको हिसाब किताब बताया। पहला बताया कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो टोटल बेसिस पे वेरी करता है लेकिन पर यूनिट पे फिक्स रहता है। फिक्स खर्चा वो खर्चा होता है जो टोटल पे फिक्स रहता है, पर यूनिट पे वेरी करता है। और सेमी वेरिएबल बहुत नटखट है, ये दोनों पे वेरिएबल रहता है। ये आपका वेरिएबल रहता है इवन ऑन पर यूनिट बेसिस एंड टोटल बेसिस पे भी ये वेरिएबल ही होता है। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि दोनों फिक्स हो सकता है क्या? आज ट्राई करना, ठीक है, जाओ 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 आप इस ना क्वेरी के साथ जाओ और मैथमेटिकली ये प्रूव करके दिखाना कि क्या दोनों फिक्स हो भी सकते हैं क्या। इट इज इम्पॉसिबल। टोटल में भी किसी चीज को फिक्स कर दे और पर यूनिट पे भी किसी चीज को फिक्स कर दे, ये काम करने के लिए एक ही काम आपको करना होगा, वो है कोई ना कोई मैथमेटिकल एरर, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जो भी आप सिस्टम देख रहे हो सिस्टम में एक कॉम्बिनेशन मिसिंग है, फिक्स एंड फिक्स वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो कोई अलग टाइप का क्लासिफिकेशन नहीं है। हमने ये सीखा, ये सीखने के बाद में हमने यहाँ पे कंप्लीट किया मिसलेनियस कैलकुलेशंस में पहला इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और दूसरा हमने किया कैलकुलेशन ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स। दोनों ही कैलकुलेशन आसान थी। अगर आप देखें अपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को तो वहां पे हम क्वांटिटी के साथ में डिग्री ऑफ कंप्लीशन को मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया रहा है मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। एंड वैसे ही अगर हम पैसेंजर किलोमीटर्स की बात करें तो आपको सेपरेटली ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि आपके बस में, आपके टैक्सी में, आपके
ट्रेन में कितने लोग सवार हैं ऑन एन एवरेज, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड उसके अलावा हमें किलोमीटर्स कैलकुलेट करना पड़ता है। दोनों जब मिल जाए तो उसके बाद में उनको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। किलोमीटर्स की कैलकुलेशन में राउंड ट्रिप को लेकर के थोड़ा सा आपको बच के रहना है। ये चीज संभाल लोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट कभी भी बिगड़ेगा नहीं। आज बेसिक क्लास में इतना ही रखेंगे। आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा आज की क्लास में। छोटे छोटे इधर उधर की बातों को हमने कैप्चर किया। थोड़ा बनिया बुद्धि आज सिर्फ उतना शुरुआती लेवल पे मैंने दे पाया, जिसमें मैं कॉस्ट सेलिंग प्राइस की बातें कर रहा था, थोड़ा बनिया बुद्धि था। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा था, कॉस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज धीरे धीरे एनहांस होंगी। शायद आपको आज से फील होना शुरू हुआ होगा। बात बाकी शायद मैं आपको क्लास में पूरी तरह एंगेज रख पाया होगा शुरुआत से लेके एंड तक। अगर वैसा रहा तो यस, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस कि हम लोग एक बढ़िया सक्सेसफुल क्लास कंप्लीट कर पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी बेसिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। एंड यस, अगर आपके कोई डाउट है तो आप चैट में डाल सकते हैं, चैट में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। फिलहाल रिकॉर्डिंग के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Okay, so प्रिया, एक डाउट आ रहा है आपका। प्रिया, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें इसके लिए। आठ 8,000 किलोमीटर्स नहीं है, 8,000 पैसेंजर किलोमीटर्स है। ठीक है, सो 8,000 किलोमीटर्स एंड 8,000 पैसेंजर किलोमीटर्स में डिफरेंस है। ठीक है, ऋषिकेश का एक क्वेश्चन आया यहाँ पे कि सर 8,000 तो बहुत ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, इट इज नॉट जस्ट किलोमीटर्स ना, दिन के 200 किलोमीटर कमान एक बस करेगी करेगी। हम तो किलोमीटर्स जब कैलकुलेट करें तो 200 है, जब पैसेंजर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन इट इज 8,000। करेक्ट, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट इज नॉट थिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ। ओके, एज इक्वल टू, ठीक है, ये डन है प्रिया। ओके, प्रिया को भी जवाब मिल गया। नीचे फ्लैश कर रहा है हमारा नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें। क्या जी सर? ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। और कोई डाउट्स है? आज के लिए कोई होमवर्क वैसे नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वापस कल इसी टाइम पे 8 बजे सुबह सुबह। YouTube लाइव रहेगा एंड YouTube लाइव पे हम लोग वापस जुड़ेंगे सबके सब। क्लियर है? एंजॉय द क्लास, बहुत बढ़िया। कल मिलेंगे और कल और ज्यादा एंजॉय करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। एंड बाद बाकी जो चैनल पे ऐसे ही जिज्ञासा से जुड़ते रहते हैं और अभी तक अगर देख रहे हैं स्ट्रीम को, तो बॉस अभी 11 बजे, हाँ थोड़ी सी देर में मैं वापस लाइव आ रहा हूँ। एंड दिस टाइम आई एम कमिंग अप विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी CMA का एक बैच चल रहा है जिसमें FM चल रहा है, तो वो अभी चल रहा है यूट्यूब लाइव पे। तो जो लोग जिज्ञासु और देखना चाहते हैं FM के लिए भी आ सकते हैं। लेवरेज के आई थिंक आज 3rd क्लास है। ठीक है, सो बस अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।